Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. In this video, we will discuss Polity Test Second of Vision IAS Prelims Test Series 2023 और ये आपका सेकंड टेस्ट पॉलिटी का थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम डील करेंगे क्वेश्चंस 52 के बाद के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। 52 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो मैंने नहीं करवाया था, लेकिन आप देख लीजिए कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज किस के थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर को करता है। तो प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आर्टिकल 52 आपको याद होगा कि 52 में प्रेसिडेंट की पावर, प्रेसिडेंट की एक कह सकते हैं कि सीट होगी और प्रेसिडेंट रूल करेगा। तो इस 52 को ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के बारे में बात की गई है 53 में, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का हेड होगा प्रेसिडेंट, ये भी वहाँ पे मेंशन है। तो कुछ आर्टिकल्स आपको याद भी होने चाहिए। और इसके बाद में एक आर्टिकल के लिए ट्रिक आप याद रख लें, PEEMT, इसको PEEMT, इसके बाद में EQCOPT, ठीक है। और यहाँ कुछ सीक्वेंस बनाया इसको 52 से लेके ये आर्टिकल आपका होगा 62 तक, ठीक है। अब शुरू की पी है, पी का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव पावर होगी। अगली ई का मतलब है कि उसके इलेक्शन से रिलेटेड उसमें टर्म्स होंगी। और एम से है आपका कि मैनर क्या होगा इलेक्शन का। टी से है आपका कि टर्म कितनी होगी ऑफिस की, ये भी याद याद रखें आप। फिर ई क्यू है इसके बाद में, टी के बाद में ई क्यू। ई का मतलब एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन है और क्यू का मतलब क्वालिफिकेशन है इलेक्शन के लिए कि प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप ध्यान रखें, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बाद में COPT है आपका 58 आर्टिकल, 59, ये 59, 60, 61 और 62, ठीक है। तो यहाँ पे आपका COPT जो सी में आपका है, सी से आपका है प्रोसीजर इम्पीचमेंट के लिए है 61 में। जो पी मतलब है, पी का मतलब प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। और 62 में टी का है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी। यदि वैकेंसी क्रिएट होती है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे, देन उसको फिल करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है कि 6 मंथ में उसको फिल करना है। और उसकी टर्म जो है पर्सन की इलेक्टेड होगा कैजुअल वैकेंसी के लिए, उसकी क्या हो रहेगी, ये सब चीज़ें मेंशन है 62 में। इसके अलावा 60 में आपका ऑथर ऑफ परमिशन है, वो का मतलब ऑथ है। और ऑथर ऑफ परमिशन यहाँ पे है, मतलब इसका मतलब आप याद रखें शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट की ऑथर ऑफ परमिशन वहाँ पे नहीं है। तो इसमें प्रेसिडेंट की शेड्यूल 3 में नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की भी वहाँ पे नहीं है, और गवर्नर की भी वहाँ पे ऑथ वगैरह नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसके अलावा C59 आर्टिकल जो है आपका, इसमें आपका कंडीशन है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस होंगी। इसके बाद में आप बात करेंगे जब 63 के बाद में, तो 63 के बाद में आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल थे PEMT, EQCOPT, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। ये ट्रिक आपका 52 से 62 तक आर्टिकल्स यहाँ पे याद करवा देगा। और यहाँ पे देखिए किसके थ्रू करेगा, तो जब एग्जीक्यूटिव का हेड है तो अपनी जो पावर है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो हेडेड होगी प्राइम मिनिस्टर से, उसको इस तरह से एग्जीक्यूटिव पावर को हैंडल करेगा प्रेसिडेंट, ये याद रखें। इसके अलावा जो आपकी एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स है 72, 74, 76, 78 और 80, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 72 आपका आर्टिकल है, वो डील करता है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में है। 72 की 74 की बात करें तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और ये एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। तो 74 आर्टिकल है, इस तरह से याद रखें आप। 76 आपको मालूम है अटॉर्नी जनरल होता है, तो उसकी जो एक पोस्ट होगी उसके बारे में बात किया कि अटॉर्नी जनरल होगा इंडिया के लिए। 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन फर्विस करेगा प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपका 78 में हो जाएगा। और यही है आपका आर्टिकल जो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से डील करता है, 78। इसके बाद में 80 में आपका है कि जो राज्यसभा है उसका कंपोजिशन क्या होगा। तो इससे पिछले वाला आर्टिकल आपका एग्जीक्यूटिव, इसके बाद में 79 है पार्लियामेंट के बारे में। तो 80 इसलिए जरूरी क्योंकि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं रिसेंट में। तो ये आप 80 जरूर याद रखें। 78 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देगा। 76 AG, 74 आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, 72 आपका पार्टनिंग पावर होगा। और 52 से लेके 62 तक के आर्टिकल PEMT, EQCOPT एक टर्म में याद रख लें, 2-4 बार इसको रिवाइज कर लें, आसानी से वो हो जाएंगी। तो ऐसे आपके 52 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये है कि रियल में जो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है इन पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। 53 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है ये डिफर करता है फेडरलिज्म जो यूनाइटेड स्टेट्स का है। अब यहाँ पे बात करें तो आपका एक तो एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस होता है, फिर आपकी जुडिशरी में भी डिफरेंस होता है US और इंडियन में। इसके बाद आपका लेजिस्लेशन जो है इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो दोनों के बीच में देखने को मिलता है। अब देखिए पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका जुडिशरी से रिलेटेड। अब जुडिशरी में है
आपके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शंस आपके पास में, स्टेटमेंट आपके पास में दे रखे। फिर इसके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के ऑप्शंस है, 2 है, 1 3 1 2 3। तो ऑल करेक्ट हो सकता है या कोई दो हो सकता है। अब एलिमिनेट कर देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपका यहाँ से डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा और उसके अलावा जो ऑप्शन बचेगा वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि क्या ऐसा है क्या। तो अब दोनों के बारे में बात ये करते हैं कि जो इंडियन है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले तो इंडियन, ये है आपका यूएस का। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है वो कन्फाइंड है इंडिया में, मतलब लिमिटेड है एक तरीके से। आप याद रखें कि इंडिया में ओरिजिनल जुरिडिक्शन लिमिटेड है, जबकि यूएस में आपकी लिमिटेड नहीं है। इसमें फेडरल के अलावा आपके मिलिट्री है, एम्बेसडर वगैरह जो होते हैं अदर कंट्रीज़ में, तो ये आपकी लिमिटेड नहीं होके एक वाइड रेंज के जो केसेस हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें यूएस का फेडरल कोर्ट है वो डील कर सकता है। दूसरा है आपका कि अपीलेट जुरिडिक्शन जो है इंडिया की, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी आते हैं। तो अपील वाला जो मैटर है ना, ये काफ़ी वाइड है इंडिया में। जो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो अपीलेट जुरिडिक्शन है वो यहाँ पे इंडिया में वाइड है, जबकि यूएस में अपीलेट जो है वो कन्फाइंड है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके जो कोर्ट है वो काफ़ी वहाँ पे पावर रखते थे, इसलिए अपीलेट वहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं रखता है, तो ये लिमिटेड होगा वहाँ पे अपीलेट। इसके अलावा है कि एडवाइजरी जुडिक्शन इंडिया के जुडिशरी के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास में है, जबकि यूएस में एडवाइजरी नहीं है। मतलब यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो या तो खुद केस डील करेगा या फिर जो स्टेट्स के जो कोर्ट है वो डील करेंगे। एडवाइस देने की वहाँ पे जरूरत नहीं होती है, जबकि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कि एडवाइजरी जारी करता है और वो बाइंडिंग होती है लोअर जुडिशरी पे। लोअर मतलब आप हाई कोर्ट और जो आपका सेशन कोर्ट वगैरह जो है उन पर बाइंडिंग होती है वो। इसके बाद में इसका जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो लिमिटेड, जबकि ये कंसेप्ट हमने यूएस से ही लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पे लिमिटेड है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट बना रखा है और ये लिमिटेड है यहाँ पे, लेकिन ये कंसेप्ट हमने यूएस से लिया। और यूएस में जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, इसमें काफ़ी सारे जो पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं और वहाँ पे इंक्लूड है उसमें। इसके अलावा जो राइट्स हैं सिटीजन के, उसको डिफेंड करने का काम है इंडिया का, लेकिन वो करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के थ्रू वो करता है, जबकि वहाँ पे ड्यू प्रोसेस जो है उसके थ्रू करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखें। एक दो पॉइंट और मैं लास्ट में यहाँ पे बता दूँ कौन कौन से हैं जुडिशरी में डिफरेंस। कि एक तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इंडिया में है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस में। इसके अलावा जुडिक्शन और पावर जो है इंडिया की, पार्लियामेंट उनको इनलार्ज कर सकता है, जबकि वहाँ पे पार्लियामेंट को इनलार्ज करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वहाँ की जुडिक्शन जो है, पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वाकई में। तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने उनको पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को, जबकि यहाँ पे पावर्स जिन फील्ड में नहीं भी हैं उनको पार्लियामेंट इनलार्ज कर सकती है पावर्स को, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन कहें उन दोनों को। इसके अलावा यहाँ पे पावर है जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की, इसकी और कंट्रोल करने की हाई कोर्ट को, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है, ये मैंने आपको पहले ही बताया इंटीग्रेटेड है। और इसको आप याद जरूर रखें, इंटीग्रेटेड है मतलब आपकी हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट ऊपर होगा, फिर हाई कोर्ट्स नीचे होंगे, जबकि वहाँ पे ऐसा कोई कह सकते हैं कि डबल जुडिशरी वाला सिस्टम वहाँ पे काम नहीं करता है। जुडिशियल सिस्टम की जो डबल कैपेसिटी है वहाँ पे नहीं है, सिंगल ही चलता है। तो ये आप याद रखें। तो इससे देखिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब देखिए ओरिजिनल जुडिक्शन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की वाइडर है, तो आप देख सकते हैं राइट है। इसके अलावा अपीलेट जुडिक्शन जो बहुत कोर्ट की कन्फाइंड है, तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अपीलेट जुडिक्शन जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी कम है। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइजरी जुडिक्शन रखता है, वेयर इज द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो एडवाइजरी जुडिक्शन। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये जो 7 8 पॉइंट है ना, इनको आप याद रखें कि यहाँ पे ओरिजिनल लिमिटेड है, अपीलेट फुल है, तो वहाँ पे इसका अपोजिट है। एडवाइजरी पावर हमारे पास है, उनके पास नहीं है। जुडिशियरी वो हमारा लिमिटेड, उनके पास लिमिटेड नहीं है, उनके पास वाइड है। इसके बाद में पार्लियामेंट वहाँ पे इंक्रीज कर सकती है, या हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ा सकती है, वहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वहाँ के में। इसके अलावा यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ चलता है, वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। इसके बाद में हमारी जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, वहाँ की जुडिशरी जो है वहाँ पे डबल सिस्टम नहीं चलता है, मतलब इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। एक कोर्ट जो स्टेट की कोर्ट जो फाइनल डिसीजन दे देते हैं वही वहाँ पे फाइनल रहता है। इसके अलावा हमारी जुडिशरी के पास में एक वेरी वाइड डिस्क्रिशन पावर होती है, स्पेशल जो आपकी लीव पिटिशन जो होती है उनको ग्रांट करने की, जबकि वहाँ पे प्लीनरी पावर जैसी कोई चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। हमारे यहाँ पे जो जजमेंट वगैरह है उनके लिए स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, जबकि और लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिलिट्री जो जुडिक्शन जो होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं दखल देता है, जबकि वहाँ पे ऐसी कोई प्लीनरी पावर नहीं होती है।
तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से प्रिपेयर कर लें। 54th क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट। अब कैबिनेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आपका लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में, क्योंकि 74 में आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। अब देखिए, इट इज ए स्मॉलर बॉडी देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये भी आपका सही है क्योंकि कैबिनेट में कम लोग होते हैं। इट्स पावर एंड फंक्शंस आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मेंशन वहां पे नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये हट गया तो इसके अलावा ऑप्शन देखिए 1 और 3 हो जाएगा। 1 ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन 3 आपको यदि आता है कि इट इज एडवाइजरी बॉडी, जो कि सिंपल में है टू प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो गया एक तरीके से, तो इसलिए ये बाइंडिंग होता है। तो 1 और 3 आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और थर्ड स्टेटमेंट का ये है कि एडवाइजरी बॉडी प्रेसिडेंट को ये करेगी, तो ये 42nd अमेंडमेंट जो था इसने बाउंड किया प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इज बाउंड कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी एडवाइस को मानेगा। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअल में कैबिनेट होती है, और कैबिनेट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक कह सकते हैं कि मेजर पार्ट है। तो इसलिए ये 42nd में इसको पावर प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया। फिर इसके बाद में 44th जो अमेंडमेंट हुआ वो प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट को भी थोड़ी बहुत पावर है कि वो वापस डिसीजन को दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कि वो रिकंसिडर करे। ठीक है, लेकिन रिकंसिडर करने के बाद में फिर से यदि प्रेसिडेंट को वापस भेज दिया गया वो कंसिडरेशन जो था बिना इंप्रूवमेंट के, तो अब उस प्रेसिडेंट को बाइंडिंग हो जाता है। तो 42nd में तो मजबूत किया गया कि प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया। 44th में जब इमरजेंसी के बाद में जब नया अमेंडमेंट आया 1978 में, तो इस टाइम पे थोड़ा सा रिलेक्शन दिया गया कि कंप्लीटली बाउंड नहीं है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, और रिकंसिडरेशन के बाद में भी यदि सेम रहती हैं चीज़ें तो उनको बाइंडिंग फॉर हो जाता है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि आपका कैबिनेट की एडवाइस ही आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है। थर्ड स्टेटमेंट को आप अलग से नोट कर ले अपने नोट्स वगैरह में, तो ये काफ़ी काम आएगा आपको क्वेश्चंस को डील करने में। 55th है कि विद द रेफरेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर के बारे में आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में आप जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे तो उस टाइम पे भी वहाँ की सीएम और गवर्नर के बीच में काफ़ी टसल देखने को मिला था। फिर जो गवर्नर थे वहाँ के वेस्ट बंगाल के, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। और काफ़ी स्टेट में जैसे केरला में है, तो केरला में वीसी का जो मैटर चल रहा है अभी कि यूनिवर्सिटी का वीसी कौन डिसाइड करेगा, तो ये गवर्नर के पास पावर होती है कि, और इस लेकिन केरला में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि सीएम जो है वो डिसाइड करेगा वीसी कौन रहेगा। तो ऐसे ये जो गवर्नर का जो पावर टसल है चलता रहता है, जैसे दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच में चलता रहता है। अब इसके बारे में आप ऑप्शंस देखिए कि इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल है, दोनों है। अब वहां पे इन केस ऐसे केस में गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा और लोकसभा जैसी जो पावर की बात है ना, ये वहां पे नहीं चलती है स्टेट में। स्टेट में लोकसभा और राज्यसभा की वर्किंग जैसी सिमिलरिटी हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में देख सकते हैं, लेकिन पावर की जो बात आती है तो उनकी सिमिलरिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो इन केस ऑफ बाइकेमरल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउसेज, नहीं जब लोग लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मतलब आपका विधानसभा जब है वो यदि सेशन में ही नहीं है तो ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, उसके एलसी के वहाँ होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में ही एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफिशियल एक्ट। तो ऐसे आपका प्रेसिडेंट भी है कि सब काम प्रेसिडेंट की सील साइन से होते हैं, तो गवर्नर के भी सील साइन से होते हैं, तो उनको अपने जो लीगल लाइबिलिटीज होती हैं उनसे इम्यूनिटी मिलती है, पर्सनल इम्यूनिटी उन्हें होती है। ये चीज़ आप याद रखें। और इनकी जब टर्म होती है उस टाइम पे ये इम्यून होते हैं अपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी होते हैं। और इनकी जो पर्सनल एक्ट जो होते हैं उनसे भी इनको इम्यूनिटी मिलती है। और इनको ना तो नो अरेस्ट, मतलब ना तो इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इनको इम्प्रिजन किया जा सकता उस टाइम पे जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट, जब तक ये प्रेसिडेंट है या गवर्नर है। ये वर्ड आप याद रखें। इसके अलावा जब इनको 2 मंथ का नोटिस दे दिया जाए, 2 मंथ का नोटिस यदि दे दिया जाए तो सिविल प्रोसीडिंग इन पे चालू हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है और ये सिविल प्रोसीडिंग उनके पर्सनल एक्ट के लिए होगी। ठीक है, इनके ऑफिशियल एक्ट के लिए तो इनको पर्सनल इम्यूनिटी मिली हुई है, ये आप ध्यान रखें। अरेस्ट नहीं हो सकता, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, 2 मंथ का इनको नोटिस देना होगा यदि सिविल जो प्रोसीडिंग वगैरह करनी है इनके खिलाफ। तो इस तरह के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये 55th अपना क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट ऑप्शन को आप रॉन्ग कर लें, सेकंड आपका राइट रहेगा।
स्टेटमेंट है जो, मैं क्वेश्चंस को कई बार स्टेटमेंट को ऑप्शन बोल देता हूँ, तो आप उसको ध्यान रखें, ऑप्शन नहीं वो स्टेटमेंट ही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 56 क्वेश्चन है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज मेंबरशिप टू पार्लियामेंट इनका डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के अंदर। 10th शेड्यूल आपका डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन की वजह से जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं उसके बारे में मेंशन है। तो अब पहला है कि इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अब देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर के बारे में प्रोविजंस जो है उसमें ये देखिए क्या क्या है। इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में यदि वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो यदि उसको पार्टी ज्वाइन करनी थी तो इलेक्शन से पहले ही कर लेता, इंडिपेंडेंट लड़ने की क्या जरूरत थी। ठीक है, यदि नॉमिनेटेड है उनके लिए प्रोविजन है कि नॉमिनेटेड तो हो गया लेकिन वो अब 6 मंथ के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनको यदि पार्टी ज्वाइन करनी थी तो पहले ही कर लेना था, तो उनको 6 मंथ वाला कोई प्रोविजन नहीं है, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ यदि जैसे इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट की तुलना नहीं है, यदि कोई छोटी पार्टी जिसकी 12 मेंबर है तो इसका यदि 2/3 लोग डिफेक्शन करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वैलिड होता है, तो उस टाइम पे वो चीज़ चल सकती है। जैसे राजस्थान में केस देखने को मिला था बीएसपी का, वहाँ के 2/3 जो एमएलए थे वो यहाँ पे चेंज करके अपनी पार्टी और कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। उस टाइम पे कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट दे दिया था, तो वहाँ पे अभी भी वो चल रहा है मैटर, देखते हैं क्या होता है उसमें आगे। लेकिन अभी इतना याद रखें इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड स्टेटमेंट आपका, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो ये तो है नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ के बीच में, 6 मंथ के अंदर अंदर, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। थर्ड है आपका कि इफ ही वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्स। अब पॉलिटिकल पार्टी का ही उन्होंने, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से या जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से उसने इलेक्शन जीता था उसको यदि रिनाउंस कर देगा, पॉलिटिकल पार्टी को यदि छोड़ देगा, तो उस टाइम पे वो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, क्योंकि जब उसको जिस पार्टी का सपोर्ट था उसकी थ्रू उसने इलेक्शन जीता है, अब उसका सपोर्ट वो नहीं चाहता तो फिर उसको दोबारा लड़ना ही होगा इलेक्शन, इसलिए उस टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ से आप ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट तो आपने डिलीट कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत था, 6 मंथ का इंडिपेंडेंट के लिए नहीं होता, नॉमिनेटेड के लिए होता है। सेकंड और थर्ड आपका ऑप्शन राइट है। फर्स्ट वाले में यदि ये होता कि कोई भी टाइम नहीं है तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पे चेक कीजिए कौन कौन से हैं सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, इसको आप लिख लें सेकंड और थर्ड, इसको यहाँ पे थर्ड कर लें तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जो आपका फर्स्ट है वो इसको आप हटा दें यहाँ से, ऐसे ऑप्शन ठीक कर लें अपने क्वेश्चंस में भी। यहाँ पे मिसप्रिंट है शायद 302 या 23 इसको करना था, वो चेंज नहीं किया यहाँ पे। अगला है 57th क्वेश्चन। 57th में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कंसिडर करने के लिए कहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आप तो एक तो अमेंडमेंट जो हुआ था उसको याद रखें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ था। इसके अलावा 2011 में शायद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो आपका 91st था मेरे हिसाब से, 91st अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। इसके बाद में इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी रिसेंट में बनाई गई है। ठीक है, एक अभी इंटर स्टेट कोऑपरेटिव कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस अभी क्रिएट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के थ्रू। तो ये चीज़ें भी आप रिसेंट न्यूज़ में ट्रैक करते रहे। अब इसके ऑप्शंस देखिए, स्टेटमेंट देखिए इसके कि इलेक्शन टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंडक्टेड। तो देखिए इलेक्शन किस तरह से होगा, कितने मेंबर होंगे, 21 मेंबर होंगे या कितने इलेक्टेड होंगे, कितने नॉमिनेटेड होंगे, उन चीज़ों को आप देख लें। इसके अलावा इसमें नंबर जो है डायरेक्टर का, कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेल नॉट एक्सीड 21, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इससे ज़्यादा 21 का नंबर आप याद रखें, 21 नंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिंक्ड है। 21 का मतलब है कि ये 21 आपके डायरेक्टर से रिलेटेड है। थर्ड आपका कोऑपरेटिव बोर्ड जो है सेल हैव एटलीस्ट 2 वुमन रिप्रेजेंटेटिव, और इसमें एससी और एसटी के जो लोग होंगे ना, यदि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में एससी एसटी के लोग कनेक्टेड हैं उससे, तो उसमें एक मेंबर एससी एसटी का भी होना चाहिए। एससी यदि एससी के हैं तो एक मेंबर एससी का होना चाहिए, एसटी के तो एसटी का भी एक मेंबर वहाँ पे होना चाहिए। आगे देखिए इलेक्शन टू कॉपरेट, हाँ इलेक्शन टू ए कॉपरेट सोसाइटी आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसके इलेक्शन जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किस तरह से उसका इलेक्शन होना है। तो इलेक्टोरल रोल है या फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो यदि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई मैकेनिज्म तैयार करती है तो उसके थ्रू वहाँ के इलेक्शन, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसके ये ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि इस यदि ऐसा होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन यदि उनको कंडक्ट करवाएगा तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप यहाँ से राइट कर लें। और 57 के बाद में 58th क्वेश्चन आपका डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इससे मैं आपको बता दूं कि आप गवर्नर
और प्रेसिडेंट, इन दोनों की डिस्क्रिशनरी जो पावर है इनको आप तैयार कर लें कि कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में होती है, और आपको मालूम चलेगा फिर कि गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसमें कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या है प्रेसिडेंट की। तो फर्स्ट है आपका कि एक्सरसाइज कर सकता है सस्पेंसिव वीटो पावर। अब सस्पेंसिव वीटो पावर है, ये सस्पेंड कर सकता है बिल वगैरह को, ये आपको बेसिक मालूम है कैसा होता है। दूसरा है कि अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का, वह नो पॉलिटिकल पार्टी हैज मेजोरिटी इन लोकसभा, तो ये पावर गवर्नर के पास में भी होती है और प्रेसिडेंट के पास में भी होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये कर्नाटका में जब इलेक्शन थे तो उस टाइम पे ये चीज़ देखने को मिली थी। तो उस टाइम पे वहाँ पे सीएम बनाने के लिए उस पार्टी को बुलाया गया था जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, जबकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज मेजोरिटी इन लोकसभा। ठीक है, थर्ड आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट। तो इसमें डिस्क्रिशन नहीं होता, इसमें रिकमेंडेशंस आती हैं, तब जाके वो बन पाता है, क्योंकि गवर्नर किसी भी स्टेट में अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एडवाइस देती है, तब गवर्नर किसी स्टेट में बन पाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी पंछी कमीशन वगैरह की रिकमेंडेशन है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में स्टेट की जो सीएम वगैरह है उनकी अप्रूवल, उनका मतलब सजेशन लेना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप याद रखें इनको, थर्ड को डिलीट कर दें, फर्स्ट और सेकंड जो है इन ऑप्शंस को यहाँ से देख लें। 59th क्वेश्चन आपका कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट किस बारे में, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन इन इंडिया। टेरिटोरियल एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंट के बारे में बात करना है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो इसके स्टेटमेंट देखिए कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है पार्लियामेंट का इज एब्सोल्यूट इन नेचर फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए एब्सोल्यूट कोई चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास में प्लीनरी पावर भी दी गई है जो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के थ्रू टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में। ठीक है, दूसरा है आपका कि द लॉज इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। तो देखिए आउटसाइड द स्टेट नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टेट के बाहर डील करती हैं तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। जैसे शायद कर्नाटका का कोई न्यूज़पेपर था, वो बॉम्बे में बिकता था। ठीक है, और बॉम्बे में काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कर्नाटका का न्यूज़पेपर या कुछ मैगजीन था वो अर्न करता था, तो बॉम्बे में उससे काफ़ी प्रॉफिट होता था। तो फिर बॉम्बे जो आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने उस न्यूज़पेपर या मैगजीन जो भी था उस पर टैक्स लगा के खुद के लिए रेवेन्यू अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि इस तरह के यदि केस याद रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि लॉज जो है स्टेट के वो आउटसाइड स्टेट नहीं, आउटसाइड स्टेट भी कई जगह काम आ सकते हैं यदि वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो उससे इम्पैक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ये केस याद रखिए, यहाँ से आपको लॉजिक लग जाएगा इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और फर्स्ट ऑप्शन को आप यहाँ से हटा दें। दूसरा है सेकंड, इसको भी हटा दें दूसरे को, क्योंकि एप्लीकेबल होता है आउटसाइड ऑफ स्टेट। ये 59th आपका क्वेश्चन हुआ। 60th क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन सेट का हम लास्ट करेंगे अभी, फिर नेक्स्ट सेट 61 से 70 तक का देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास में दो पावर होती है कि जजमेंट जो है या प्रोसीडिंग्स है या फिर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं परपेचुअल मेमोरी के लिए या टेस्टिमनी के लिए। ठीक है, परपेचुअल मेमोरी या टेस्टिमनी के लिए। इसका मतलब ये है कि आगे कोई भी जजमेंट लिया जाता है तो उनको रिकॉर्ड, एज ए रिकॉर्ड यूज उनको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड जो है ये एडमिट किए जा सकते हैं एज ए एविडेंस के फॉर्म में, और इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले जजमेंट जो आ चुका है उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, यदि उनको क्वेश्चन करना है तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, वो फिर पुराने जो जजमेंट होते हैं उनको रिपील कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके एक लीगल प्रेसिडेंट की तरह यूज हो सकते हैं, और लीगल प्रेसिडेंट कह लो चाहे रेफरेंस कर लो। इसलिए जो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, और ये रिकॉर्ड आपके आपके कह सकते हैं कि मेमोरी या टेस्टिमनी के लिए यूज हो सकते हैं। लीगल आपका प्रेसिडेंट है या फिर रेफरेंस के लिए काम आ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब है इसकी साथ में एक और पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए ये पनिश कर सकता है। ठीक है, अब इसमें मॉनेटरी फाइन भी लग सकता है या फिर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है पनिश करने की यदि कंटेम्प्ट किया जाता है किसी के द्वारा, और इसका मतलब हाई कोर्ट के पावर, हाई कोर्ट के पास भी ऐसी पावर्स है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, मतलब हाई कोर्ट का यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है या सबऑर्डिनेट कोर्ट का यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है या फिर ट्रिब्यूनल्स का हुआ है,
वो ट्रिब्यूनल कंट्री में कहीं पे भी काम करे तो वहाँ पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे यूज कर सकता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है दो। तो फर्स्ट देखिए आपका कि जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, ये भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट कोर्ट, ये भी राइट है। तो बहुत ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 से लेके 70 तक आप देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अब 61st जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पंचायत के बारे में जो पावर दी हुई है 11th शेड्यूल में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में आप एक पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार कर सकते हैं, वो है आपका पार्ट 9। इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है और यहाँ पे 243 आपका आर्टिकल है, वहाँ से लेके डेफिनेशन जिसमें दी हुई है 243 से लेकर 243 ओ तक मेंशन है। 243 से लेकर 243 ओ तक आपका मेंशन है पंचायत के बारे में। फिर 243 पी से लेके और 243 जेड जी तक आपका है म्यूनसिपलिटी, और जो आपका पार्ट 9A में आ जाएगा। और 9B में आपको मालूम है, 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। और ये 243 जेड जी के बाद जेड एच से लेके जेड टी तक, ठीक है, जेड एच से लेके जेड टी तक 243 पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। और पी से लेके जी, पी जी इसको ऐसे याद रख लें, पी जी इसको याद रखें, एच टी, और ये है आपका ओ तक, इससे पहले वाला चल जाएगा, तो इसको आप आर्टिकल्स को जरूर याद रखें। और यहाँ पे प्रोविजंस जो 243 से लेकर 243 ओ तक की इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें बेसिक्स है। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड जो है ना, इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका 243 के है, ठीक है, ये इलेक्शन से रिलेटेड है, ये जरूर याद रखें 243 के। इसके अलावा और कोई आर्टिकल, हाँ 243A आपका ग्राम सभा है। और इसके अलावा हाँ 243D याद रखें, 243D, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि रिजर्वेशन किस तरह से 1/3 वुमन के लिए होगा या किस तरह के लिए होगा, किस तरह से होगा वो चीज़ें। इसके अलावा 243F याद रखें, इसमें आपका डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर्स का, मतलब वहां पे भी वार्ड मेंबर जो है वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ये चीज़ आप याद रखें, 243F का प्रोविजन याद रखें। इसके अलावा और एक और आपका है कि ऑडिट वगैरह चलेगा, इलेक्शन चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ यूनियन, और कौन कौन से पार्ट अप्लाई नहीं होंगे। इसमें एक और है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा कोर्ट का इलेक्टोरल मैटर्स में, ये 243O है, नो कोर्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्शन, ठीक है, ये है। इसके अलावा आपका जब शेड्यूल की बात करें, 11th शेड्यूल की जो इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो इसके अंदर मेंशन है, वो है आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है शेड्यूल 11 में दिया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका है लैंड से रिलेटेड जितने भी है, लैंड का इंप्रूवमेंट है, ठीक है, लैंड का आपका कह सकते हैं मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म्स का, कंसोलिडेशन है, सॉइल कंजर्वेशन है, ये सब इसमें मेंशन है। और आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब का यहाँ पे है। आपका माइनर इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट, ये लिख लें आप, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर शेड आपका जो है डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पे मेंशन है। खादी, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी आप मेंशन है, एग्रीकल्चर है। स्लम इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन जो है ये आपका एक्चुअली 12th शेड्यूल में तो है ही, और यहाँ पे आपका थर्ड में जो थर्ड ऑप्शन है स्लम इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन, ये मेनली सिटीज़ के लिए था, ठीक है। तो ये वो जो 18 मीटर है ना आपके 12th शेड्यूल के, वहाँ पे स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये विलेज में है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वीकर सेक्शन का वो है वेलफेयर। इसके अलावा फैमिली वेलफेयर जो है ना, ये भी इसमें मेंशन है, फैमिली वेलफेयर। एक चीज़ और याद रखें, लाइब्रेरीज वगैरह जो है, पावर टेलीविजन प्रोग्राम है, ये भी यहाँ पे है। और एक चीज़ लास्ट और आपका कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इनको यहाँ पे बनाया जा सकता है। और टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है, ये याद रखें आप। और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है उनको यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको डिलीट कर दे, बाकी ऑप्शन आप राइट कर लें यहाँ से। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि इस हिसाब से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 62nd पे देखिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट होगा, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन होंगे इसमें देखिए, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल जो है ये इसका पार्ट होगा। तो आपका 1, 2 और 4th यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट होता है, वीपी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, इसके बाद में अटॉर्नी जनरल इसमें शामिल होता है, तो ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होता है। और मेंबर ऑफ जो आपके पार्लियामेंट एमपी जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पार्ट होते हैं, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। और एमपीज के जो में से जो मिनिस्टर्स है ना वो आपके एग्जीक्यूटिव होंगे, तो ये आप याद रखें, 1, 2, 3, 4, 5 लोग आपके एग्जीक्यूटिव ब्रांच के
हेड होंगे यूनियन गवर्नमेंट के। इसके अलावा 63rd क्वेश्चन देखिए, जो इसका ऑप्शन आप खुद लगाइए, सिंपल सा है कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं चलता है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी होती तो वहाँ पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपका चल जाता। ठीक है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं स्पीकर के द्वारा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट के से रिलेटेड स्टैंडिंग वहाँ पे स्क्रूटनी वगैरह कोई चीज़ करेगी तो यहाँ पे नॉमिनेट होंगे, और ये कौन करेगा, बाई स्पीकर। ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख लें। और इसके अलावा जिस हाउस से रिलेटेड ये कमेटी बनी हुई है ना, उसके बारे में, कंसर्न हाउस के बारे में, उससे ही रिलेटेड जो मेंबर्स होंगे उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। कमेटी में मेंबर आपको मैंने पहले ही बता रखा है, 31 मेंबर के आसपास आप ये डेटा याद रखें, 31 यहाँ पे जरूर याद रखें, जिसमें 21 लोकसभा से आते हैं और 10 आपके राज्यसभा से आते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि इस कंसिडर द डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड कैन सजेस्ट कट्स इन बजट। अब कट सजेस्ट करने का इनका काम तो है नहीं, कट सजेस्ट करने के लिए तो कट मोशन आएगा, जिसका काम है आपका जो अपोजिशन वगैरह होते हैं वो कट मोशन लाते हैं, कट मोशन है, और जो आपका कह सकते हैं टोकन कट है, ऐसी चीज़ें जो है अपोजिशन पार्टी लाती है। तो ये स्टेटमेंट आप वैसे भी लॉजिकली इसको एलिमिनेट कर दें तो आपके दोनों ऑप्शन ही यहाँ से हट जाएंगे। और कमिटीज़ जो है वो ऐसी कोई सजेशन नहीं देती है कट वगैरह के लिए। रिकमेंडेशन जो है डिपार्टमेंट डीएससी डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी की, वो सिर्फ एडवाइजरी होती है, ये भी चीज़ याद रखें, और एडवाइजरी होती है और बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये आप याद रखें, एडवाइजरी रख लें, नो बाइंडिंग, क्योंकि इनकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होती है। 64th क्वेश्चन पे चलें। ये है, किसी के बारे में पूछा है 1917 में कि उसने वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में बनाया। इसके बाद में कि 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई, उसने प्ले महार मुनीर नाम से एक प्ले किया, पोएम भी लिखी द ब्रोकन विंग्स। तो ये मेरे हिसाब से कौन हो सकता है, ये पार्वती गिरी, ये तो शायद नहीं है, सरोजिनी नायडू हो सकता है। ठीक है, और ये सरला देवी चौधरी चौधरानी नहीं, ये सरोजिनी नायडू है। ठीक है, क्योंकि विच सी डेडिकेटेड टू मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ ब्रोकन विंग्स वगैरह जो है ये इनसे लिंक रखे आप सरोजिनी नायडू से। 65th क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संत गडगे बाबा। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर में है, सोशल रिफॉर्मर है, कहाँ से है वो चीज़ आप देख लें। तो ये शायद अवध से तो नहीं है, ये आपके कहाँ से हैं एक्चुअली, महाराष्ट्र से होंगे, इसको लिख लें यहाँ पे। और इनका अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ भी इनका रिलेशन था। ठीक है, उनकी इनकी जो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और संत कबीर और रैदास जो है इनकी ट्रेडिशन को इन्होंने फॉलो किया है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनका राइट है, और अवध से इसको हटा दें और इसको राइट ऑप्शन कर लें सेकंड को। 65th के बाद में 66th क्वेश्चन पे चले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपल्सरीली प्रोविजंस अंडर द 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 73rd आपका पंचायत से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए ग्राम सभा होगी, मैंने अभी आपको बताया पार्ट 9 में कि ग्राम सभा होगी। इसके अलावा कंस्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आपका, ये 243 आपका पी से लेके पी जी बताया था, जेड जी तक होगा। तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, उसका मैं आपको आर्टिकल बता दूँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन का और स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 243 और यहाँ पे आपका 243 और फाइनेंस कमीशन होगा आपका वाई, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन होगा। और आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है 243, मैं बताऊँ अभी आपको देख के एक बार, इसकी मुझे रियल में याद नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 243, चलो आप इसको देख लीजिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन का 243 में कौन सा आर्टिकल है। बाकी आपको याद रखना पार्ट 9A में है ये, स्टेट इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस SFC लिख लें, इसमें है। और इसके अलावा आपका थर्ड ऑप्शन है कि गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द पंचायत। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन है मेंबर्स के लिए, ये आपको सीधी सी बात है याद होना चाहिए कि ये दिया हुआ है, और ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। हाँ, यदि ये स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए ग्रुप ऑफ विलेजेज है ना, ये वैलिड नहीं है। ग्रुप ऑफ विलेजेस नहीं, सिर्फ विलेज में ग्राम सभा होगी, मतलब एक पंचायत जो होगी ना वहां पे ये चीज होगा। तो इसमें आपका 9 में नहीं है, सेकंड ऑप्शन को भी आप यहाँ से हटा दें, तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा 73rd का कि फर्स्ट वाला भी हट जाएगा, ग्रुप ऑफ विलेजेस में नहीं होगा। सेकंड वाला की SFC होगा, ये आपका 9A में है, 9
में सिर्फ जो पार्ट 9 है जो आपके पंचायत से डील करता है 73rd अमेंडमेंट के बाद में उसमें प्रोविजंस जोड़े गए, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो थर्ड आपका जो है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द पंचायत, ये थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे राइट करें तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए इसके, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ग्रुप ऑफ विलेज, इसको हटा दें, किसी विलेज में ग्राम सभा होगी उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये आप याद रखें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा किसी गांव में हो सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखें। 67th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 67th क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल रीजंस फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर रादर देन इलेक्टिंग हिम। तो इलेक्ट करने की कंपेयर में उसको अपॉइंट करना पॉसिबल, इसकी रीजनिंग क्या हो सकती है इसके अपॉइंट करने के पीछे। तो पहला देखिए टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये तो सिंपल पॉइंट हुआ, ये इसके लिए ये हो सकता है ऑप्शन। और सेकंड आपका टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये भी सही है। थर्ड आपका इट वुड डिस्करेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसी इन स्टेट। तो आपके तीनों को ऑप्शन जो है जनरल ऑप्शन है, तो इसको आप यहाँ से एलिमिनेट कर लें। 60A यहाँ से चेक करके इसको तैयार कर लें 1 2 3। 68 है विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चीज़ें हैं। आर्टिकल मैंने आपको बताया 52 से लेकर 62 तक पार्टनिंग पावर तक ये है। और द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आर्टिकल आपका 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये चीज़ लिखा हुआ था, तो वहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आपको मालूम ही होगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और 74th में ये आपका है, तो ठीक है। सेकंड है व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगी तो प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन की जरूरत क्या है, वहाँ पे तो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आना पड़ेगा ना। तो ये चीज़, क्योंकि जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आएगी तब तक पुरानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना वो वर्क करती रहेगी नई आने तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगी तो रिजाइन करने के बाद में भी उसको शायद या तो एक्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, उसका टर्म मुझे पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसको कुछ टर्म बोलते हैं, आपको याद आ रहा हो तो आप याद कीजिए कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केयर टेकर, ठीक है, उसको केयर टेकर बोलते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती थी। ये ऑप्शन यहाँ से हटा लें। 69th क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। 69th क्वेश्चन क्या है आपका, 69 है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन की प्रेसिडेंट में कौन है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं स्टेट के वो वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये तो है आपके। और आपका 69th का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये तो आपके वोट देंगे ही देंगे। ठीक है, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर है ना, इनको हटा लें आप, क्योंकि ये इनकी जो रेजिग्नेशन होगा, इम्पीचमेंट जो होगा वहाँ पे ये वोट देंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे नहीं आएंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड तो सब जगह जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, चाहे आपके राज्यसभा के हैं चाहे आपके लोकसभा के, इलेक्टेड तो तीनों ही इसमें इनका रोल होता है। नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा वाले का नहीं होगा। थर्ड है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये यूटी वाले ऑप्शन आपके होते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्टेड ही है, जैसे दिल्ली वगैरह है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, तो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर जो है वो यहाँ पे इनका रोल होगा। फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, ये इलेक्टोरल जो आपका इस जो इलेक्टोरल हाउस है इसका प्रेसिडेंट का, उसमें वर्क ये नहीं करते, ये वोट नहीं देते हैं, तो ये फोर्थ को आप हटा दें। नॉमिनेटेड की वजह से फर्स्ट ऑप्शन को भी हटा दें और सेकंड ऑप्शन को राइट कर लें और थर्ड ऑप्शन को भी आप राइट कर लें, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर है दोनों के हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा के, वो दोनों हैं RS प्लस LS के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, सेकंड में आप याद रखें कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी ना उसके आपके इलेक्टेड मेंबर आएंगे। इसके अलावा यदि यूनियन टेरिटरी है, स्टेट प्लस यूटी की जो आपकी असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे इसके कह सकते हैं कि इलेक्शन में वोट देंगे। और नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्लियामेंट के, ये इलेक्शन में रोल नहीं कर रखते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट होगा तो उसमें ये इनका वोट होता है, ये चीज़ याद रखें। 70th क्वेश्चन है कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। 105 में मेंशन है और मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो इसमें कहा है कि दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, तो क्रिमिनल ऑफेंस के लिए तो इनको हो सकता है, बस स्पीकर की वहाँ पे परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, वे अरेस्ट तो नहीं हो सकते 40 डेज बिफोर द एंड बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सेशन तक, लेकिन जो प्रिविलेज है वो सिर्फ सिविल केसेस में है, क्रिमिनल केसेस में उनको प्रिविलेजेस नहीं है। तो वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो या फिर आपका क्रिमिनल केस हो तो सिविल केसेस में तो बच जाएंगे, लेकिन आपका क्रिमिनल है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो वहाँ पे उनको अरेस्ट वगैरह किया जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखें। और 40 सिविल में भी आपको जो इम्यूनिटी है 40 डेज माइनस 40 डेज प्लस इतना उनको इम्यूनिटी मिलता है, ये चीज़ आप याद रखें।
और सेशन के आगे पीछे, और द प्रेसिडेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ये आपको बेसिक याद होगा, और ये रिसेंट में राजस्थान में एग्जाम्पल चल रहा था कि राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि प्रिविलेज ब्रीच हुई है नहीं हुई है, ये मैं डिसाइड करूंगा कि प्रिविलेज ब्रीच हुई है या नहीं हुई है। तो इससे आप स्टेट के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वहाँ से आप अपनी पॉलिटी को थोड़ी सी सॉलिडिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से पॉलिटी वर्क कर रही है, किस तरह से जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो फॉलो किए जा रहे हैं। तो पहले ऑप्शन को यहाँ से हटा दें, क्योंकि यदि सिविल होता तो उसमें तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिमिनल में किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखें। और इसके अलावा देखिए कि नो मेंबर इज लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम। तो यदि वोट दिया है या कुछ भी कहा है, वोट और से कुछ भी करो, कुछ किसी को भी वोट दो, वो किसी भी कोर्ट में उसकी जो प्रोसीडिंग है उनके लिए वो खुद लायबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, उनको मतलब फ्रीडम होती है इस चीज़ की, बोलने की और वोट की। और इसके अलावा 71st क्वेश्चन पे चलें। 71st क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाई होम। तो सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। अब देखिए हाई कोर्ट की बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तो जो सीट होगी ना उसके बारे में आर्टिकल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे बात है स्ट्रेंथ की, हाई कोर्ट की। तो 71st में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीटें क्या होंगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है सीटों के लिए, ठीक है, हाई कोर्ट की। लेकिन प्रेसिडेंट जो है ये डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट की पे, और प्रेसिडेंट को लगता है कि इतनी सीटें एक्स्ट्रा होनी चाहिए किसी हाई कोर्ट में, तो वो डिसाइड करेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आप याद रखें। और ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है, तो ये भी आप ऐड कर ले कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। 72nd ऑप्शन क्वेश्चन आपका, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ईस्टर्न ब्रिज 6 जो कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है वो किस किस कंट्री के बीच में है। तो इंडिया ओमान के बीच में आपको देखने को मिला था ये ईस्टर्न ब्रिज 6। और 73rd चलिए, 73rd आपका कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आपका नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि उसको ऑल इम्यूनिटीज मिल जाती हैं जो अवेलेबल है प्रेसिडेंट के लिए, तो ये सिंपल सी चीज़ें मिल जाना है। ही कंटिन्यू टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसको अब राज्यसभा वाला काम नहीं करना ना, प्रेसिडेंट वाला करना है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ ए कोर्ट मार्शल, तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट वाला काम कर रहा है तो प्रेसिडेंट की सारी पावर्स उसके पास में होती है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तो ये आपका भी ऑप्शन ये राइट हो गए, बी ऑप्शन को यहाँ से आप हटा दें तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 74th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ पैसा एक्ट जो है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसको याद रखें 1996। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायत है, पंचायती राज जो है वो इसको इसके अंदर ये रेगुलेशन है बनाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया। अब इसमें आपसे ऑप्शंस पूछे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से, तो फर्स्ट आपका कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। ठीक है, सेकंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन अंडर द एक्ट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 243M जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने तो एग्जेम्प्ट किया था कि फिफ्थ शेड्यूल एरियाज जो है, फिफ्थ शेड्यूल के जो एरियाज हैं वो पार्ट 9 से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजंस को शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में कोई लॉ बना के, ठीक है, जो अमेंडमेंट की तरह नहीं माना जाएगा। तो आप यदि पैसा एक्ट जो लाया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसने अमेंडमेंट नहीं किया, तो पैसा एक्ट के थ्रू जो पावर है उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो थे या फिर आपके शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो थे पार्ट 6 के, ठीक है, तो वहाँ पे इनको बढ़ाया गया। दूसरी चीज़ है कि पैसा एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोविजन जो है पार्ट 9 के पंचायती राज के वहाँ तक ये बढ़ते हैं फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की जो 10 स्टेट में है, और उसका क्लॉज 1 है आर्टिकल 244 का। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन के साथ में इसको एक्सेप्ट किया गया। अब 10 स्टेट कौन कौन से आपके आपके जो इंडिया की जो बीच की बेल्ट है ना, इसके जो स्टेट है ये सब इसमें शामिल है, मतलब ये वाले, इसमें राजस्थान है, गुजरात है, आपका हिमाचल भी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ झारखंड है, तेलंगाना है, आंध्र है, और ये वाले स्टेट है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश को आप जरूर याद रखें जो यहाँ पे है, बाकी बीच वाली बेल्ट है, और तेलंगाना आंध्रा को याद रखें। तो पहला है आपका कि प्रोविजन ऑफ एक्ट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, तो अब यहाँ से ये हट जाएगा, ओनली वाला स्टेट में हट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में तो लगता है आपके सेंट्रल इंडिया जो है इसमें भी ये अप्लाई होता है। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, वो मैंने आपको बताया नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस को, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल वगैरह ये कुछ लिखता है। तो ये पहले क्वेश्चन फिल्म में पूछा भी गया है, आप इसको याद रखें।
और आपके ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी काम आएंगे, इसको नोट कर लें जो लिखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और इसके अलावा 75th क्वेश्चन पे आप चलें। 75th क्वेश्चन में और इसकी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को आप पढ़ लें। विद रेफरेंस टू प्रोविजन है पंचायती राज पैसा एक्ट के 1996 के, तो इसको प्रोविजंस को पढ़ लें गूगल सर्च करके, जैसे भी आपको पढ़ना है। आगे देखिए 75th क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, अब एस्टिमेट कमेटी के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा राइट है। तो इट इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी सिंस इट एग्जामिन्स ऑल द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट थ्रू आउट द ईयर। पहला तो ऑप्शन स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है इट एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका राइट है कि ये एग्जामिन करेगी ना बजट एस्टिमेट को, वो तभी कर सकती है जब पार्लियामेंट ने एक बार एस्टिमेट पार्लियामेंट ने एक बार बजट एस्टिमेट दे दिए, उसके बाद में एग्जामिन करेगी। तो ये तो एस्टिमेट कमेटी का काम है, मतलब पार्लियामेंट जब पब्लिश कर देगी बजट एस्टिमेट को, उसके बाद में इसका काम होता है कि उसको एग्जामिन करना है या नहीं करना। लेकिन पहला है कि ये कंटिन्यूस इकोनॉमी कमेटी कहलाती है या नहीं कहलाती है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के थ्रू आउट द ईयर करती है। तो देखिए एस्टिमेट कमेटी जो होती है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके लिए अलग अलग ईयर में करती है, कि एक साल में इसको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड नहीं होते, वो इलेक्ट होते हैं लोकसभा में से। और ये आपके जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मैकेनिज्म है ना, उसमें काम करता है। जैसे पीएसी है आपका, एस्टिमेट्स कमेटी है, कमिटीज ऑन पीएसयू है, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी डीएससी। तो डीएससी में तो आपका क्या होता है कि वहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर, वहाँ पे भी 31 होते हैं लेकिन नॉमिनेट होते हैं। यहाँ पे ये लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। अब इसमें देखिए जो कमेटी है ये कुछ ही मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो है उनको रोटेशन बेसिस पे हर साल उनकी स्क्रूटनी करती है, एग्जामिन करती है। और इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं कंप्लीट मिनिस्ट्री का रोटेशन पूरा होने में। तो ये जो नेम है कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी, ये इसलिए दिया गया क्योंकि ये एस्टिमेट्स में इंक्लूड करती है बजट वगैरह को, और सजेस्ट करती है इकोनॉमीज को पब्लिक एक्सपेंडिचर में किस तरह से बजट बनाया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। तो इसलिए आपका जो ये है ना कि ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू आउट द ईयर, तो एक साल में नहीं करती है, काफ़ी ईयर लग जाते हैं उसमें, एक साल में कुछ ही मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को इंक्लूड करती है। तो ये चीज़ आप याद रखें। 75th का फर्स्ट स्टेटमेंट का थोड़ा सा जो प्रोविजन को यदि हटा दें तो ऑप्शन आपका तब जाके राइट होगा। और सेकंड ऑप्शन आप यहाँ से देख लें कि ये वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये 75th क्वेश्चन अपने टेस्ट सेकंड के हो चुके हैं। इसको भी आप देख लें। 76 क्वेश्चन आगे अपने को आसान होगा, जनरल काउंसिल के बारे में है। जनरल काउंसिल के बारे में आपको ये बताया मैंने पहले कि इसका जनरल काउंसिल और आपका इंटरेस्टेड काउंसिल है उनकी सेक्रेटरीट सेम है। और 76 के दोनों स्टेटमेंट देख लें कि ये आपकी जनरल काउंसिल है, स्टेचुरी है या नहीं है। तो स्टेचुरी बॉडी है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, क्योंकि इनको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इसको बनाया गया था। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। एक्ट में डिवाइड किया गया है काउंसिल को 5 में, 5वीं को बाद में बनाया गया, नॉर्थ, सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। और यहाँ पे जनरल काउंसिल ईच जोन के लिए यहाँ पे होगी। लेकिन जो आपको ये बात अच्छे से मालूम है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो सेपरेट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में करके उसको पार्लियामेंट ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। मतलब 1956 में 5 के प्रोविजन किए गए, लेकिन फिफ्थ वाली जो थी वो 1971 में बनाई गई नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। और यूनियन होम मिनिस्टर है वो आपको पता है चेयरमैन के होते हैं। मेंबर कौन कौन होते हैं इसमें, जो रिलेटेड स्टेट्स है उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उसमें मेंबर होते हैं। और उसके जो वाइस चेयरमैन जो होते हैं ना, डेप्यूटी चेयरमैन, वो रोटेशन बेस पे उन स्टेट्स में से ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरल काउंसिल है तो जोन का डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ पे कॉपरेशन की बात होगी, कोऑर्डिनेशन की बात होगी। तो ये चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, यूटीज़ वगैरह है, और सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, तीनों के बीच में क्या कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिस्कशन भी होते हैं, और यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी बनती हैं। कुछ इकोनॉमिक मैटर हो, जैसे कि सोशल प्लानिंग वगैरह हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं इनके बारे में, आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, या फिर आपके जैसे साउथ में है, महाराष्ट्र कर्नाटका में डिस्प्यूट वगैरह हुए। इसके अलावा आपके इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है, इसके बारे में भी वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन डिस्कशंस हो सकते हैं। अब इसके सेक्शन 71 जो है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको आप याद रख लें, और इसको गूगल सर्च करना जरूर याद रखें कि इसको गूगल सर्च आपको करना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को। अब यहाँ पे इसमें जनरल काउंसिल जो है वो साल में चेयरमैन जो है वो डिसाइड करेगा, मतलब जो होम मिनिस्टर है वो डिसाइड करेगा, तब वो साल में मिल सकती है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो ऑप्शन दिया यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ ऑल जनरल काउंसिल। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका राइट है, ये भी आपका राइट है। बस ये है कि हर साल मीटिंग होनी है नहीं होनी है, ऐसे भी ऑप्शन बनता है ना, तो उसको याद रखें, हर साल मीटिंग होना है नहीं होना है वो होम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जैसा होम मिनिस्टर डिसाइड करे, चेयरमैन मतलब जो डिसाइड करे, तो उसी के हिसाब से मीटिंग्स इसकी होंगी।
और पंची कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जनरल काउंसिल को एटलीस्ट ट्वाइस तो साल में मिलना चाहिए, ताकि इसका एजेंडा जो प्रपोज किया गया था स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन और हार्मोनाइजेशन प्रमोट करने के लिए, वो इंटरस्टेट में रेमिफाई हो सके, इंप्रूव हो सके। तो ये चीज़ आप याद रखें, मीटिंग से रिलेटेड जरूर याद रखें। वो स्टेटमेंट 1956 के थ्रू बनाया गया, 71 में फिफ्थ आया। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चंस जो है 77 और आगे के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन करते रहिए। इकोनॉमिक आपका जो सर्वे है, बजट है, यूनियन बजट, इनको आप प्रिपेयर कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सीताराम IAS _ UPSC आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, सीताराम IAS _ UPSC ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपडेट वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और वहाँ पे मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो नोट्स हैं वहाँ पे भी आपको शेयर कर दूंगा। इसकी PDF वगैरह भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में।